guys, this is me Khyati Maheshwari and you're watching my channel Chartered Logics by Khyati Maheshwari, and today we are going to start a new subject, that is SFM, Strategic Financial Management, and we are going to start with chapter number 1 of SFM, that is Financial Policy and Corporate Strategy. So let us start with the introduction of this chapter. So I'll tell you कि ये जो नोट्स हैं ये प्रॉपरली मैंने कई मॉड्यूल्स वगैरह देखकर बनाए हैं, इंक्लूडिंग ICI मॉड्यूल। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें लिख रखा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर वेल्थ क्रिएशन। ये फर्स्ट लाइन है। अगर आप देखेंगे तो ICI के मॉड्यूल की भी यही फर्स्ट लाइन है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ अ स्प्रिंग बोर्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन। इसका मतलब है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बिना वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे कि अपन जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक अपन, सपोज करो इसको इस तरीके से देखिए, जब तक अपन बैंक में पैसे नहीं डालेंगे अपने को उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो मतलब उसकी वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी। उस पैसे से अपन को कोई वेल्थ क्रिएट नहीं होगी जब तक अपन उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये लाइन का कहने का मतलब ये है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। जब तक अपन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक उसका वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। ओके, सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए और वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्टर, अब क्योंकि वो इन्वेस्ट करेगा तो इसका मतलब वो क्या बन गया, एक इन्वेस्टर बन गया। इन्वेस्टर चाहता है टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ। अपन सब भी चाहते हैं कि जो भी अपन पैसा लगाएं उससे अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ओके, सो इन्वेस्टर चाहता है टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ। ये कैसे होगा? बाय ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट। अभी ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मैक्सिमम रिटर्न हो विद मिनिमम रिस्क। मतलब कि आपके पैसे को खोने का जो रिस्क है वो कम से कम हो और उस पर आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट, और यही चाहता है इन्वेस्टर टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ। और इन्वेस्टर कैसे बना वो? क्योंकि उसको चाहिए वेल्थ क्रिएशन। ओके, वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी? कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो आपको एक फ्लो याद रखना है। अगर आप इस फ्लो के अंदर चलते रहेंगे तो ये चैप्टर ऐसे ही फ्लो के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएशन होता है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बिना वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपन बन जाएंगे इन्वेस्टर चाहता है टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ। ये कैसे होगा? बाय ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट मतलब मैक्सिमम रिटर्न विद मिनिमम रिस्क। अब जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर वो बैंक में भी डालते हैं तो बैंक वाले किसी न किसी को उसे लोन देते हैं, और लोन देते हैं तो वो बिजनेस में लगता है। तो एट लास्ट जो भी अपन पैसा मार्केट के अंदर लगाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से फॉर वेल्थ क्रिएशन, तो वो जाता है बिजनेसमैन के पास। या तो अपन डायरेक्ट बिजनेस को दे सकते हैं, अगर डायरेक्ट बिजनेस को नहीं देते, अपन इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, तो एट लास्ट वो जाता है बिजनेस के अंदर। तो ये पैसा अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए आ गया बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट होती है जो कि उस पैसे से वर्क करेगी। तो मैनेजमेंट इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। मैनेजमेंट ही है रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। ओके, सो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मतलब मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपने इन्वेस्टर का तो ऑब्जेक्टिव देख लिया। इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट। और मैनेजमेंट या बिजनेस के अंदर पैसा आया तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव है टू इन्वेस्ट इन फाइनेंसिंग डिसीजन। ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहाँ से अपन सेटिस्फाई कर सकें शेयर होल्डर को, और एक ऑप्टिमम फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आ सके। ऑप्टिमम फाइनेंशियल पोजीशन मतलब वही ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट, ऑप्टिमम फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि जहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न हो, मिनिमम रिस्क हो। इससे क्या होगा? मैक्सिमाइजेशन होगी वेल्थ की, मैक्सिमाइजेशन होगी
वेल्थ की, और एट लास्ट अपन यही चाहते हैं कि अपनी जो वेल्थ हो वो मैक्सिमाइज हो, जो अपनी वेल्थ हो वो मैक्सिमाइज हो। लेकिन अब मैनेजमेंट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट चाहता तो ये है, ऑब्जेक्टिव उसका ये है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके पास में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। क्या प्रॉब्लम्स है वो? अब बिजनेस की प्रॉब्लम्स, बिजनेस की ये प्रॉब्लम है कि उसके पास में लिमिटेड फैक्टर्स है, लिमिटेड फैक्टर्स है, इसका मतलब लिमिटेड फंड्स हैं, लिमिटेड फंड्स हैं उनके पास में। तो इस अपनी तो बिजनेस को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको स्ट्रेटेजिकली अलोकेट करना पड़ेगा इन लिमिटेड फंड्स को बिटवीन अल्टरनेटिव यूजेस एंड इंक्रीज इन्वेस्टर रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास में 10 रुपये, सॉरी अपने पास में 10 रुपये, अब अपन को कभी भी 10 रुपये से सेटिस्फैक्शन तो नहीं होगी, ये लिमिटेड फैक्टर है, ये ऐसा तो नहीं है 10 रुपये अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है। तो 10 रुपये को अपन इस तरीके से बांटें, इस तरीके से इस इन्वेस्टमेंट में इस तरीके से अलोकेट करिए जहाँ से अपने को मैक्सिमम रिटर्न आए, जहाँ से अपने को मैक्सिमम रिटर्न आए। सपोज 11 रुपीज़, अपन 10 रुपीज़ लगाए, 11 रुपीज़ मैक्सिमम रिटर्न है जो कि अपन ले सकते हैं 10 रुपीज़ से। तो इसका मतलब यही, और फिर 11 से अपन कुछ पैसा अपने पास में रखेंगे और कुछ पैसा अपन शेयर होल्डर्स या उन लोगों को देंगे जिससे अपने पास 10 रुपये आए थे। ओके, तो इससे क्या होगा, अपने पास में लिमिटेड फंड्स हैं, इसको अपन वेरियस अल्टरनेटिव यूजेस में लगाएंगे जिससे इंक्रीज़ होगा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। अब ये कैसे होगा, हाउ? कॉन्टिन्यूस सर्च करना पड़ेगा फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कॉन्टिन्यूस सर्च करना पड़ेगा फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब कि अपन क्या शेयर्स में लगा सकते हैं, बैंक में डाल सकते हैं, डेरिवेटिव में लगा सकते हैं, ये अपने को मतलब कंटिन्यूस सर्च करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर अपन अपना पैसा लगा सकते हैं। दैट विल जनरेट फंड्स फेवरेबली, जिससे पैसा बढ़े, फेवरेबली मतलब प्लस में बढ़े, और इसको अपन कहाँ पे दे देंगे, बिजनेस के अंदर लगा दे देंगे, और कुछ पार्ट अपन इन्वेस्टर्स को एज देयर रिटर्न दे देंगे। इससे अपने को मिलते हैं कुछ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि आपको ये चीज़ फंडामेंटल्स की ज़रूरत है इन बिजनेस टू मैक्सिमाइज योर ग्रोथ। क्या क्या है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस? एक क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास में, क्लियर और रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास में। उसके बाद में आपके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। स्ट्रेटेजी मतलब देखो, अपने पास में क्लियर होनी चाहिए कि हाँ आपने को ये चीज़ अचीव करनी है, और रियलिस्टिक मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम सितारों को अचीव कर लेंगे, नहीं, हमको 10 रुपये से 100 रुपये कमाने हैं, अपने को 10 रुपये से 100 रुपये कमाने हैं, ये अपनी, और किस तरीके से कमाने हैं ये अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अपन ने कैसा प्लान करा है कि अपन 10 रुपये से 100 रुपये कमाएंगे, इसके लिए अपने को कोई स्ट्रेटेजी बनानी होती है जो कि क्लियर होनी चाहिए और रियलिस्टिक भी होनी चाहिए, जो कि अचीवेबल होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में अपने पास में इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब ये 10 रुपये होने चाहिए जिससे अपन 100 रुपये बना सकें, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, उसके बाद में कंट्रोल होना चाहिए। अब अपने पास में एक कंट्रोल होना चाहिए कि कहीं ये गुम ना हो जाए, इस तरीके से इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए। सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर अपन पैसे लगा सके, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए टू सी थ्रू इट, ओके, जिससे पैसा जा सके अपने अल्टरनेटिव गोल तक। और राइट मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए। अब इस पैसे को संभालने के लिए, उसको देखने के लिए, ये देखने के लिए कि अपनी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, इसके लिए अपने को एक राइट मैनेजमेंट टीम चाहिए होती है और प्रोसेसेस चाहिए होती है जिससे अपन उसको अचीव कर सके, टू मेक इट हैपन। इससे अपने को क्या मिला? क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइनेंशियल, एंड राइट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ से अपने चैप्टर, अपना सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज SFM। ओके, आई होप आप पूरे फ्लो को समझ पा रहे हैं। एक बार फिर से अपन रिवाइज करते हैं तो अपने को जल्दी से ये चीज़ याद हो जाएगी। तो अपन ने बोला था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ही वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में अपन बन गए इन्वेस्टर करके,
इन्वेस्टर बन गए। सेकंड पॉइंट, अपन को चाहिए ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम रिटर्न विद मिनिमम रिस्क। अब ये जो पैसा था वो आ गया बिजनेस के अंदर। थर्ड पॉइंट, अभी बिजनेस वालों को क्या ऑब्जेक्टिव है कि अपन शेयर होल्डर को सेटिस्फाई कर सके, ऑप्टिमम फाइनेंशियल पोजीशन में पहुंच सके और मैक्सिमाइज कर सके अपनी वेल्थ को। इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिजनेसमैन को। वो प्रॉब्लम क्या है कि अपने पास में है लिमिटेड फंड्स है अपने पास में। तो अपन इस लिमिटेड फंड को मैक्सिमाइज कैसे कर पाएंगे? अपन को कंटिन्यूस सर्च करनी पड़ेगी वेरियस ऑल्टरनेटिव्स की। उसके बाद में अपने को जनरेट करना होगा फंड्स फेवरेबली और उसको अपने को लगाना होगा बिजनेस के अंदर और इन्वेस्टर्स के अंदर। उसके बाद में फंड, इससे अपने को मिलता है कुछ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस की क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, कंट्रोल सिस्टम होनी चाहिए टू पास थ्रू इट, एंड राइट मैनेजमेंट टीम एंड द प्रोसेसेस टू मेक इट हैपन, दैट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। ये मैंने आपको बता दिया। SFM अपने को बताता है कि अपने को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि अपन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। मतलब कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स अपन सीखेंगे इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर, उसको लगा के अपन को इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इस इन्वेस्टमेंट करने से अपने जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा बाय विद द हेल्प ऑफ SFM। ओके, अब फंक्शंस ऑफ SFM, इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, मतलब अपने को क्या क्या काम करना पड़ता है SFM के अंदर। सबसे पहले अपने को कंटिन्यूस सर्च करनी पड़ती है बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की। अब अपने पास में 10 रुपये, अपन को बहुत सारे हैं, उसके लिए अल्टरनेटिव्स अपन इक्विटी में लगा सकते हैं, प्रेफरेंस में लगा सकते हैं, डिविडेंड में लगा सकते हैं, या फिर अपन बैंक में लगा सकते हैं। अब अपने पास में अपन ने सर्च कर लिया वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये पैसा है, ये वेरियस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड, ये देखिए फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी, इनमें से बेस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी कौन सी होगी? सपोज बैंक और डेरिवेटिव अपन ने कट कर लिया, ये है बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ये सेकेंड पे आ गए अपन। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, सिलेक्शन ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम मिक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। अब 10 रुपये को अपन बिजनेस और प्रेफरेंस के अंदर कैसे, इक्विटी और प्रेफरेंस के अंदर कैसे लगाएंगे? इक्विटी में सपोज अपन ने सोचा कि अपने को 6 रुपये लगाने और प्रेफरेंस के अंदर अपने को 4 रुपये लगाने हैं, तो ये अपने हो गए 6 और 4, ये जो है ये अपने ऑप्टिमम मिक्स हो गए, ठीक है। तो अब अपन ने लगा दिया है पैसा यहाँ पर। अब अपने को क्या करना है? अब अपन 4th पॉइंट पे आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम इंटरनल कंट्रोल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आएगा कि आपने जब इन्वेस्टमेंट कर लिया है उसके बाद में आपको कंट्रोल लगाने हैं कि ये पैसा सही जगह पर तो है, कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है कंपनी के अंदर, एक्सेट्रा, ठीक है। और तो अपने को अब इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने को इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में देखना है। फिर अपन आते हैं 5th के अंदर, जो अपना पैसा हो गया, सपोज अपन ने सोचा था कि अपन 1 साल रखेंगे, जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर कंट्रोल लगाएंगे 4th पॉइंट। तो यहाँ पर अब अपन एनालाइज करेंगे अपने एंड रिजल्ट को, और इससे अपन अपनी फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करेगा। ओके, एनालाइज करेंगे अपन रिजल्ट को और ये हेल्प करेगा अपना फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के अंदर। कंटिन्यूस सर्च करना है, फिर सिलेक्शन करना है, सर्च करना है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का, उसके बाद में सिलेक्शन करना है प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी का, उसके बाद में ऑप्टिमम मिक्स डिसाइड करना है, उसके बाद में अपने को इंटरनल कंट्रोल्स लगाने हैं, उसके बाद में अपने को एनालाइज करना है अपने रिजल्ट को, ताकि अपन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प कर सके। तो अपन इस तरीके से इसको देखते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर। स्टार्टिंग में तो अपने को सिलेक्शन करना है, उसके बाद में वेरियस अल्टरनेटिव्स को देखना है, फिर अपने को उसमें से प्रॉफिटेबल सेलेक्ट करना है, उसके बाद में अपने को ऑप्टिमम मिक्स देखना है, ठीक है। सिलेक्शन करना है, एक सेकेंड, पहले सर्च करना है कि कौन कौन से अवेलेबल हैं, फिर सिलेक्शन करना है, उसके बाद में ऑप्टिमम
मिक्स ढूंढना है। ऑप्टिमम मिक्स ढूंढने के बाद में ये सारी चीज़ें अपने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कर ली। अब एंड या मतलब मिडिल ऑफ द ईयर, ये पूरे साल अपने को क्या करना है, पूरे साल अपने को इंटरनल कंट्रोल्स देखने हैं। और जब अपन एंड ऑफ द ईयर के अंदर आ गए तो उसके बाद में अपने को एनालाइज करना है। हर बार अपन एनालाइज करते हैं अपने रिजल्ट्स के बाद में कि मतलब क्या रहा, वही होता है, एनालाइज करना है अपने रिजल्ट को कि क्या जो अपन ने सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ, और उससे ही अपन देखेंगे कि अपने को अपने फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, एनालाइज करेंगे अपन रिजल्ट को फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। स्टार्टिंग में क्या करना है, पूरे साल क्या करना है, और एंड में क्या करना है। ओके, सो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये है की डिसीजंस। की डिसीजंस इन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपने को क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, तो 4 डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कौन कौन से 4 डिसीजंस लेने पड़ते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड पोर्टफोलियो डिसीजंस। अब ये 3 जो है वो अपन ने आईपीसीसी में पढ़ रखे थे, अपने को बेस पता है इसका। और ये जो पोर्टफोलियो डिसीजंस हैं ये अपन डिटेल के अंदर, एक चैप्टर है एसएफएम के अंदर, वहाँ पर अपन पढ़ेंगे यहीं पर। फिर डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन अपने को सबको पता है अगर आपने आईपीसीसी ऑफ कोर्स पढ़ रखा है। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर अपन वेरियस अल्टरनेटिव्स देखते हैं टू रेस कैपिटल। कहाँ कहाँ से अपन फाइनेंस ला सकते हैं, कौन कौन से मिक्स से अपन फाइनेंस ला सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अब अपन पैसा तो लिया है फाइनेंसिंग डिसीजन से, उसको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। प्रॉफिटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ द फर्म, अपन को उसको कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज करना है। उसके बाद में डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मतलब कि कितना रिटर्न अपने को बांटना है बिटवीन शेयर होल्डर, मतलब कि उनको रिटर्न के हिसाब से देना है। और री इन्वेस्टमेंट, कितना अपने को बिजनेस के अंदर वापस से री इन्वेस्ट करना है। 10 रुपये कमाए अपन ने, उसमें से अपन ने सोचा कि 5 अपन दे देते हैं शेयर होल्डर को एज देयर रिटर्न, क्योंकि उन्होंने अपने को क्या दिया था, पैसा दिया था। और जो 5 रुपये हैं उसे अपन वापस से री इन्वेस्ट करेंगे। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब पोर्टफोलियो डिसीजन में क्या होता है, ये अपने लिए कुछ नई बात है। पोर्टफोलियो डिसीजन में अपन इवैल्यूएशन करते हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपन इन जो भी अपन ने ये सब किया उसका इवैल्यूएशन करेंगे, और बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अग्रीगेट परफॉर्मेंस। अब अपन ने सपोज करो बहुत सारी जगह पर पैसा लगाया था, अपन ने 1 सेकेंड 5 जगह पर पैसा लगाया था। ठीक है, अपन वहाँ पे इवैल्यूएशन करेंगे कि कैसे, इसने सपोज 2 रुपये कमाए, इसने 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये इस तरीके से कमाए। अब अपन इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे टू अग्रीगेट परफॉर्मेंस। इसका 2 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, इसका एक रुपये का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अपन इसका इवैल्यूएशन करेंगे और इसका परफॉर्मेंस देखेंगे एंटायर कॉर्पोरेशन के हिसाब से, मतलब कि एंटायर जो 5 रुपीज़ थे उसके हिसाब से इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे अपने ने 2 रुपये कमाए, 2 रुपये कमाए, तो अगली बार अपन इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अपन ये भी ध्यान में रखेंगे कि इसका रिस्क कितना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि अपने को क्या क्या की डिसीजंस लेने पड़ते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपन ने जो कुछ भी पढ़ा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वेल्थ क्रिएशन के अंदर। वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टर बन गए। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैक्सिमम रिटर्न, मिनिमम रिस्क डालेंगे किसमें, बिजनेस में। बिजनेस के भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ऑप्टिमम फाइनेंशियल पोजीशन में आना एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। लेकिन इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? दैट कि इसके लिमिटेड फंड्स होते हैं, लिमिटेड फंड्स होते हैं अपने पास में, तो अपने को उसको अच्छी तरीके से लगाना है बिजनेस और इन्वेस्टर को अच्छी तरीके से जनरेट करने के लिए। इससे अपने को मिलता है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस के अंदर क्या है? क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंट्रोल्स एंड सिस्टम टू पास थ्रू इट, एंड देन द राइट मैनेजमेंट टीम एंड प्रोसेसेस टू मेक इट हैपन, दैट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, एंड राइट मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए और प्रोसेसेस। उसके बाद में अपने फंक्शंस ऑफ एसएफएम देखा, 5 फंक्शंस हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। सिलेक्शन, सर्च, सिलेक्शन एंड ऑप्टिमम मिक्स। उसके बाद में इंटरनल कंट्रोल्स, एनालाइज ऑफ रिजल्ट। हो गया। अब 2 टॉपिक्स हो गए, इसका मतलब 2 टॉपिक्स हो गए अपने इस चैप्टर के। 2 टॉपिक्स अभी तक हो गए हैं। ये हो गया एक तो इंट्रो और एक हो गया फंक्शंस।
और एक हो गया की डिसीजंस। की डिसीजंस अभी रिवाइज कर लेते हैं। की डिसीजंस 4 डिसीजंस हैं। एक हो गया फाइनेंसिंग, एक हो गया मैं यहीं पे से करा देती हूँ। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड पोर्टफोलियो। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड पोर्टफोलियो। सो अपन इस तरीके से इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं छोटे छोटे चार्ट के फॉर्म में, और जिससे आपको जल्दी जल्दी से इसको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं सवाल, और कुछ रिकमेंडेशन फीडबैक वगैरह भी अगर हो तो आप दे सकते हैं। प्लस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके मुझे बता सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू सून। ऑल्सो वन मोर थिंग गाइज, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक बार ICI के मॉड्यूल को ज़रूर रीड कर दें की डिसीजंस तक। ओके, एज अ होमवर्क एंड फॉर कि आप देख पाएँ कि मैंने पूरा कवर करा है या नहीं करा है, और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके, थैंक यू।